मेरा नाम निकिता है। मेरा यूपी पीसीएस 2018 की परीक्षा में डिप्यूटी कलेक्टर के पद पे चयन हुआ है 36वें रैंक के साथ। आज मैं आप सभी के साथ अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी डेली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इससे पहले कि मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करूं, मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। जैसे कि आप अभी तक जान गए, मेरा नाम निकिता है। मैं दिल्ली में पली बढ़ी हूँ, पर मैं मूलतः रूप से मेरठ की निवासी हूँ। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स, उसके बाद मैंने बीएड किया है, दोनों मैंने जामिया से किया है। तो ये जो तैयारी करने का निर्णय था, ये मैंने अपनी ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में लिया था, जो कि 2016 था। 2016 से मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ यूपीएससी, यूपी पीसीएस, इन दोनों की ही परीक्षाओं के लिए। तो यूपी पीसीएस की परीक्षा में ये मेरा दूसरा प्रयास था। तो आज मैं आप सभी के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये परीक्षा 3 भागों में बटी होती है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स का जो पैटर्न होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ 1 और एक सीसेट का। तो सीसेट का जो पेपर होता है वो, उसमें थोड़ा मैथ्स और उसका एक सिलेबस होता है जिसमें मैथ्स, कम्युनिकेशन स्किल अगर हम यूपी पीसीएस देखें, और हिंदी, ये चीज़ें आती हैं। पर उसमें एक बात विशेषकर आपको ध्यान रखनी होती है कि वो खाली क्वालिफाइंग होता है, उसमें आपको सर्टेन परसेंटेज नंबर लाना होता है, और अगर आप उस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को पास कर रहे हैं तो बस वही काउंट, वो मेरिट में काउंट नहीं होता है। तो उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम जीएस 1 पे आते हैं, जिसका एक वेटेज होता है जो कट ऑफ निर्धारित करने में एक काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो जीएस 1 में हम बेसिकली उसको 7 सब्जेक्ट्स में रफली डिवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, इनकी जो तैयारी होती है ये अलग अलग नहीं होती है। जब आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे उन 7 सब्जेक्ट्स को, तो आप उन्हें ऐसे पढ़ेंगे जैसे आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए पढ़ रहे हैं। इंटरव्यू का भी उतना आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा, इसीलिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने जो किया था, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने एक तरह से सब्जेक्ट्स को ख़त्म करना शुरू करा था, जिससे कि वो प्रीलिम्स में भी काम आए और मेंस में भी काम आए। अब सब्जेक्ट पे मैं आती हूँ। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगी, पॉलिटी। तो मेरी शुरू से स्ट्रेटेजी रही है कि नंबर ऑफ़ बुक्स जो है वो एकदम कम रखना है और चीज़ों को रिवाइज़ ज़्यादा बार करना है। आप एक बुक को 10 बार पढ़ें, 10 बुक को एक बार पढ़ने की बजाय। जैसा हम आमतौर पे सुनते हैं कि काफ़ी पढ़ाई करनी होती है पीसीएस के लिए, काफ़ी किताबें पढ़नी होती हैं। मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं रही है। सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, सबके लिए अलग चीज़ें काम करती हैं, पर जो मेरे लिए काम किया है मैं आज वो शेयर करूँगी। तो मैं पॉलिटी से स्टार्ट करती हूँ। मेरे हिसाब से पॉलिटी के लिए एक लक्ष्मीकांत की किताब है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान लक्ष्मीकांत के 3-4 रिविजन्स आराम से करे थे, और हर प्रीलिम्स से पहले एक रिवीजन। तो इसीलिए उस बुक को आप बार बार पढ़ें। जब आप उसको पढ़ें तो आप एक सिरे से ऐसे पढ़ें कि बस आप ये ना सोचें कि ये प्री में आएगा, ये मेन में आएगा। जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ पढ़ें, उसके पीछे के चैप्टर्स भी आपको पढ़ने हैं। तो उसके बाद पॉलिटी में मेरे पास एक ही सोर्स था, लक्ष्मीकांत। और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है फिर हिस्ट्री, जो कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों में ही काफ़ी जिसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें 3 भाग होते हैं, एक एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए फिर से मैं बोलूँगी, मैंने किताबें काफ़ी कम रखी थी, एक सोर्स फॉलो किया था। एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा जो ओल्ड एनसीईआरटी होती है, फिर सतीश चंद्र पढ़ी थी मिडाइवल इंडिया के लिए, और मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की किताब अच्छे से पढ़ी थी। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जो हमारा ये फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी। तो स्पेक्ट्रम की किताब को काफ़ी बार आप अच्छे से 3-4 बार उसकी रीडिंग लगाएं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आपको थोड़ा सा ये देखना होता है कि क्वेश्चंस ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं। तो ये थी मेरी हिस्ट्री के लिए स्ट्रेटेजी। ये किताबें वो हैं जो मैंने मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही फॉलो करी हैं, हर चीज़ की एक एक किताब। अब मैं बताना चाहूँगी ज्योग्राफ़ी, जो कि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ज्योग्राफ़ी के लिए मैंने फिर से ज़्यादा किताबें ना यूज़ करते हुए 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, वो 4 किताबें मैंने पढ़ी थी।
बाकी आप चाहें तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्लाइमेट वाला पोर्शन, कुछ कुछ चीज़ें आप जीसी लियोंग से, कोचिंग लियोंग से आप कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास वक्त समय है, आप कर सकते हैं तो सही है, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी किताबें हैं उनमें मैंने जो बहुत बार रिवाइज़ किया था वो चारों NCERTs, 2 11th 2 12th की। अब एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 वाली जो परीक्षा होती है उसका भी यही पेपर है। एनवायरनमेंट के लिए शंकर की स्ट्रेटेजी, शंकर IAS की बुक पढ़ें और उसको आप 2-3 बार पढ़ें रादर देन 2-3 किताबें पढ़ने के। फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के जैसे ही कल्चर आता है, मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर की NCERT और नितिन सिंघानिया सर के नोट्स को सेलेक्टिवली पढ़ा था, लेकिन NCERT काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी। फिर आता है इकोनॉमिक्स, जो कि जिसके लिए मैंने कोई पर्टिकुलर किताब ऐसे सच रेफ़र नहीं करी थी। कुछ कंसेप्ट्स थे जो मैंने 2-3 वीडियोस देख के, 1-2 किताबों से कुछ कुछ चीज़ें उठा के करे थे। पर मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आता है। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स जो बैंकिंग में चल रहा होता है, एग्रीकल्चर में चल रहा होता है, वो ज़्यादा आता है। तो आप उसको थोड़ा करंट से रिलेट करके पढ़े, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी। अब आते हैं करंट अफेयर्स, साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स बचते हैं ये कोर सब्जेक्ट्स ख़त्म हो गए हैं। अब वो सब्जेक्ट्स बचते हैं जिनका वेटेज क्वेश्चन वाइज उतना श्योर नहीं होता, बट हमें करने होते हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है और प्रीलिम्स में भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन मार्क करके आने होते हैं, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैंने 2016 से अभी तक हर दिन न्यूज़पेपर फॉलो किया है। आप कोई भी न्यूज़पेपर, मैं द हिंदू फॉलो करती थी, इंडियन एक्सप्रेस लोग काफ़ी फॉलो करते हैं। आप कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर अच्छे से फॉलो करेंगे, मतलब उसको ऐसे फॉलो करना है कि उसको प्रीलिम्स के लिए भी वहाँ से फैक्ट निकालने हैं, आपको मेंस के लिए भी एडिटोरियल्स पढ़ के नोट्स बनाने हैं। तो आप एक अगर अच्छा न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स की इधर उधर से चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने द हिंदू प्रेफर किया था, मैं द हिंदू पढ़ती थी और उसके बाद में मुझे और इधर उधर से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी मेरा हिंदू मिस हो गया, कुछ हो गया, तो मैं विजन IAS की मंथली मैगज़ीन देख लिया करती थी कि अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो वहाँ कवर हो जाएगी। ये तो था एक प्रीलिम्स की ओवरऑल स्ट्रैटेजी। लेकिन यूपी का जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तो आपको कुछ थोड़ा अलग करना होगा, क्योंकि ये स्टेट PCS है, तो पैटर्न वैसे बदल रहा है, तो आप ज़्यादा ध्यान उसी चीज़ पर दें जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है। अब यूपी के लिए मैंने अपने टाइम पे, क्योंकि पिछले साल के सवाल करना प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे मेंस के लिए आंसर राइटिंग ज़रूरी होती है, प्रीलिम्स के लिए पिछले साल के क्वेश्चंस करना। तो मैंने हिस्ट्री में, क्योंकि मैं हिस्ट्री मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता था और उसका वेटेज अच्छा होता है, तो मैंने हिस्ट्री में घटना चक्र की किताब ली थी और घटना चक्र की किताब से सारे क्वेश्चंस करे थे। पिछले 10 सालों के जितने भी जगह के क्वेश्चंस है, यूपी के, राजस्थान के, MP के, उसमें सब कवर होता है, आप वो कर सकते हैं। फिर मैंने ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट, जैसे कौन सा माउंटेन है, कौन सी रिवर है, ये वाला पार्ट मुझे क्योंकि पर्सनली ऐसा लगता है कि NCERT में मिसिंग है, तो मैंने वो भी घटना चक्र की किताब से किया था। तो 2 मैंने घटना चक्र पढ़ी थी। अब जब पेपर आने वाला होता है तो एक घटना चक्र की समसामयिकी करके दृष्टि वो निकालता है बुक, तो आप उसे पढ़ेंगे जिससे कि आपका जो करंट अफेयर्स है यूपी वाले वो अच्छे से कवर हो जाएं। एक यूपी का बेसिक आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए आप कुछ, जैसे मैंने एक ऑनलाइन चैनल था उसको पढ़ा था, ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लिया था, घटना चक्र की दृष्टि मैगज़ीन का हेल्प लिया था। तो ओवरऑल अगर आप अपना बेस अच्छा रखेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये वाले सब्जेक्ट्स अच्छे रखेंगे और इसके बाद थोड़ा घटना चक्र से सप्लीमेंट करेंगे, वो भी पिछले साल के क्वेश्चंस को देखने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमें उसके एक पैटर्न का पता होना चाहिए कि उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पेपर में जाते ही रैंडम लगेगा कि यार ये क्या पूछ लिया है, तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके पिछले साल के सवालों को देखें, जिससे आपको टाइम पे पेपर भी पूरा करना आएगा और आपको एक समझ बनेगी कि हाँ इस तरह से पूछा जाता है और ये पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रीलिम्स का पेपर 1 मैंने ओवरऑल जो मैंने किया था मैंने डिस्कस कर दिया है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं पेपर 2 की बात करती हूँ प्रीलिम्स के, जो कि CSAT का पेपर होता है। तो आमतौर पे देखा जाता है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है तो इसको हम लोग हल्के में लेते हैं, पर ये डिपेंड करता है अगर आपका गणित का बैकग्राउंड नहीं है या आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप उस पेपर को 10 दिन पहले पिछले साल के क्वेश्चन देखें और बनाएं।
क्योंकि अगर आपका क्वालिफाइंग पेपर ही नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है इतने ज़्यादा मेहनत करके पेपर 1 भी निकालने का। और आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनके दूसरे पेपर की तैयारी अच्छी होती है। तो इसमें मैंने पिछले साल के क्वेश्चंस देखे थे, क्योंकि मेरा फिज़िक्स बैकग्राउंड है तो मेरा मैथ्स उतना थोड़ा ठीक ठाक कंफर्टेबल है, तो मैंने पिछले साल के पेपर 10 दिन में सारे लगा लिए थे, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ यूपी में किस तरह से सीसेट पूछा जाता है। ये थी मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। अब आगे मैं अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी बताऊंगी। मेंस में आपके 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज़ के। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पता होगा, और जो यूपी पीसीएस कर रहे हैं सेम पैटर्न हो गया, पता होगा। तो वही होता है, 200 नंबर का पेपर आता है और 8 नंबर के सवाल होते हैं, 12 नंबर के सवाल होते हैं। तो उससे इन सब चीज़ों से ज़्यादा होता है कि आप कैसे स्ट्रैटेजी करें। तो यूपीएससी जो मैंने किताबें बताई, जैसे पेपर 1 में ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, सोसाइटी होता है। ओवरऑल ये 3 सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो हिस्ट्री आप पढ़ ही लेंगे, जो मैंने अभी बुक्स बताई थी। बस पिछले साल के पेपर देखें और देखें कि सवाल किस तरह से आ रहे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है और मेंस के लिए क्या पढ़ना है। सोर्सेज मेरे बिल्कुल सेम थे। ज्योग्राफी में मैंने वहाँ पे भी एनसीईआरटी यूज़ करी थी 11-12 की, और मैंने यहाँ पे भी एनसीईआरटी ही यूज़ करी थी। सोसाइटी क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अभी तक हमने प्री में अलग से नहीं पढ़ा, तो अगेन ये पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। तो मैंने अखबार से, जो न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए थे, उनकी मदद से मैंने सोसाइटी को कवर किया। अब जैसे पेपर 1 को अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन मुझे लगता है, वेमेन इश्यूज़ हैं जो कि पेपर 1 को काफ़ी डोमिनेट करते हैं। अगर आपको वेमेन अच्छे से आप वेमेन इश्यूज़ पढ़ेंगे तो पेपर आपका अच्छा जाएगा। फिर आप थोड़ा गांधीयन थॉट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, वो पेपर में डोमिनेट करता है। आपको पेपर देख के ना पेपर को पहचानना होता है कि सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब पढ़ लोगे और फिर उसके बाद आप पेपर देखना शुरू करोगे। आप जब तैयारी करने जा रहे हो उससे पहले आप एक बार पेपर खोल के देखो और देखो कि अच्छा इस जगह से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो जैसा मैंने भी पेपर में महसूस किया था, सब कुछ कवर हुआ था, आर्ट एंड कल्चर से बुद्धिज़्म का क्वेश्चन से लेकर 1857 का रिवोल्ट, तो वो सब कुछ वही है जो हम प्री में पढ़ते हैं। जस्ट दैट आपको पेपर देखना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक मेंस के लिए बात है, हर रोज़ आपको आंसर राइटिंग ज़रूर करनी है। आप चाहे कितना भी उससे भाग रहे हैं, पर बिना मेंस को निकालने के लिए पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी आंसर लिखना होता है। अगर आप आंसर यहाँ नहीं लिखेंगे तो वहाँ टाइम कम होता है, सवाल ज़्यादा होते हैं, आप वहाँ पे आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि मेरी स्ट्रेटजी सुनने से पहले एक बार ओवरऑल ये सुन लीजिए कि चारों पेपर में आपको बहुत आंसर राइटिंग करनी है। आपको हर रोज़ 3-4 आंसर ज़रूर लिखने हैं। आप खुद से चेक करिए, अपने पीयर्स से चेक कराइए, मेंटर्स से चेक कराइए, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस लिखिए, पुराने साल के क्वेश्चंस लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको लिखना ज़रूर है। पेपर 1 मैंने ओवरऑल बता दिया। पेपर 2 होता है पॉलिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स डोमिनेट करता है। तो आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपकी पॉलिटी बिल्कुल कवर हो जाएगी वहाँ से। और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत किताबों से अच्छा होता है कम पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। तो ये भी मैंने न्यूज़पेपर की हेल्प से ही पूरा किया था। न्यूज़पेपर में सारी कंट्रीज़ के रिलेशन और ये सारी चीज़ें आती हैं। और आप क्या करो कि एक बार सिलेबस देखो। जब आप सिलेबस देखोगे तो आप उसमें पॉइंट्स देखो, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एक पॉइंट होगा, एक डायस्पोरा पॉइंट होगा। तो सिलेबस वाइज आप अपने नोट्स तैयार कर लो, जो चीज़ आपकी कवर नहीं हुई है। जैसे पॉलिटी तो कवर हो जाती है लक्ष्मीकांत में, ये जो आईआर वाले पोर्शन है इसको आप अपने नोट्स बनाओ, जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि आपके करंट अफेयर्स में नहीं कवर हुए हैं और सिलेबस में है। बस आपके पास पेपर के दिन सिलेबस के हर एक टॉपिक का 1-2 पेज के नोट्स तैयार होने चाहिए। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कभी भी कुछ भी ऐसा होगा जो इससे बाहर आ जाए। जहाँ तक मैंने यूपी पीसीएस का देखा है, क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। बस आपको सिलेबस को एक बार देखा होना चाहिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं फिर इसी पे जोर देना चाहूँगी, ज़रूर करी होनी चाहिए। जिस चीज़ ने मुझे हेल्प करी है वो है न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना और आंसर राइटिंग करना। फिर पेपर 3 है, जो कि सबसे डायनामिक पेपर समझा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं। इकोनॉमिक्स कवर होता है, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक कवर होता है। तो वो पेपर में देखो, जो आपके लिए नया है, जैसे मेरे टाइम पे कुछ सवाल आए थे जो सब लोगों के लिए नए थे। आपने जो नहीं सुना है वो सबने नहीं सुना होगा, तो आपको उन पे धैर्य नहीं खोना है। आपको पहले वो तैयार करना है जो सब तैयार करते हैं।
तो इसमें मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि वो पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड होता है वो पेपर। साइंस टेक के क्वेश्चन आएंगे, वो भी करंट से आएंगे। इकोनॉमिक्स आएगा, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कोई एक किताब अच्छे से इकोनॉमिक्स की फॉलो नहीं करी, जगह जगह से जो न्यूज़ में चल रहा है वो उठा के। तो इसमें भी आप यही करें, सिलेबस वाइज देखते जाएँ, जिस चीज़ के आपके पास नोट्स नहीं है नोट्स बनाएं। आजकल तो इंटरनेट पे इतनी सारी यूपीएससी यूपीपीसीएस वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको आराम से नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बस आपको जो अच्छा लग रहा है उसको सरल भाषा में, अपनी भाषा में लिख लें। ऐसा ना करें कि पेपर के दिन खोल के आप दूसरों की वेबसाइट्स पढ़ रहे हैं, 3-4 वेबसाइट पढ़ रहे हैं। आपके पास पेपर तक सब सिलेबस की चीज़ों के नोट्स होने चाहिए। तो GS3 का ओवरऑल यही स्ट्रेटेजी है। डिज़ास्टर है, अब मैंने कोई डिज़ास्टर के लिए भी बहुत किताब नहीं पढ़ी, मैंने एक बार नोट्स बनाए थे NDMA की वेबसाइट से, IDSC की वेबसाइट से, और वो भी 3 साल पुराने, बस उनको रिवाइज़ किया है मैंने। एक बार आप सारा सिलेबस का नोट्स बना लें, देख लें कि हाँ ये है, समझ लें सिलेबस को। उसके बाद बस आपको आंसर राइटिंग और रिवीजन करना होता है। फिर आते हैं पेपर 4 पे। पेपर 4 होता है एथिक्स, जिसमें आप, जो कि इन तीनों पेपर से अलग होता है, और अभी तक जो हमने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के साथ मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर करी है, इससे अलग होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में हमको एथिक्स नहीं पढ़ना होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, एक लेक्सिकन बुक आती है, उसको मैंने लिया और मैंने सिलेबस उठाया। सिलेबस का टॉपिक देख के लेक्सिकन बुक से मैंने लगातार, जैसे एटीट्यूड है तो एटीट्यूड के जितना भी लेक्सिकन बुक में था अच्छे से याद करके नोट्स बना लिए और उनको करा। फिर मैंने उनको सप्लीमेंट किया अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से। जैसे एम्पैथी का जो मेरी लाइफ का एग्जाम्पल था, मैंने वो डाला। आप किसी महान पुरुष की एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं। आप कुछ कोट्स याद करें। जैसे यूपी का पेपर है तो यूपी हिंदी हार्टलैंड में जो लोग हैं, कबीर, तुलसीदास, इनके आप कोट्स याद लिख सकते हैं। या फिर आप कोई भी ऐसे प्रभावशाली से, गांधी जी के विचार हैं, तो आपके विचारों में इससे एक ऐसा लगता है काफ़ी अच्छे विचार हैं, जो कि आप महान पुरुषों को फॉलो करके लिख रहे हैं। तो सिलेबस के नोट्स तो बनाने ही हैं, साथ में थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको सप्लीमेंट करें, जिससे कि वो अच्छा, एक पढ़ने में अच्छा लगे। तो ये थी एथिक्स की स्ट्रैटेजी, जिसमें सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मेंस में जो आप आंसर राइटिंग करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना भी पढ़ लें, जब तक आप रोज़ डेली आंसर्स नहीं लिखेंगे, जो चीज़ मेरे लिए काम आई है वो डेली आंसर लिखना है। डेली मैंने आंसर्स लिखे तो धीरे धीरे मेरा खुद का इम्प्रूवमेंट हो गया। अब ये प्रीलिम्स और मेंस का हो गया, अब इंटरव्यू की बात करते हैं। देखिए, इंटरव्यू के लिए मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ स्पेशल फॉलो किया था। जस्ट दैट इंटरव्यू इज़ अबाउट, जैसे आप हैं आप वैसा दिखाएं। जो आपने आज तक किया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने भी, जैसे मैंने फ़िज़िक्स किया था तो मैंने फ़िज़िक्स के बारे में जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स चल रहे हैं पढ़ा। उसके बाद मैंने हाल ही में बीएड किया था, तो बीएड की जितनी भी थ्योरी है और जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं, मैंने सारा बीएड को उसी तरह से प्रिपेयर किया। फिर मेरी हॉबीज़ क्या हैं, मेरे जो बैकग्राउंड है वो क्या है, मेरे माता पिता ये क्या करते हैं, तो जो मेरे साथ है, जो मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे पता होना चाहिए उसके बारे में, जो मैंने आज तक किया है, जो मैं आगे करूँगी। तो ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। कोई बुक ऐसी नहीं होती जो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराए, और मैंने नहीं करा था। जस्ट दैट आप लोगों के जिनके मॉक इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, तो आप एक बोलने का तरीका सीख सकते हैं, बाकी कोई किताब नहीं पढ़नी होती। तो अब मैं एक बार अपनी स्ट्रैटेजी को समराइज़ करना चाहूँगी। प्रीलिम्स में आप किताबें बहुत कम रखें, जो मेरा था, और एक किताब को 10 बार पढ़ें। जितना आप ज़्यादा एक किताब को पढ़ेंगे उतना आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। प्रीलिम्स में आप हमेशा क्वेश्चन पेपर लगाएं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर लगाएं, कोई रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर लगाएं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा करें, जिससे आपको पता चले कि क्या चल रहा है। उसके बाद यूपी का जब प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो पक्का से घटना चक्र, यूपी की दृष्टि, नहीं तो यूपी के करंट अफेयर्स, आपको कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स काफ़ी आजकल हैं, कोई भी एक ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल आप देख लें, नहीं तो आप घटना चक्र दृष्टि पढ़ लें, मैंने वही पढ़ी थी। उसके बाद मेंस में सारी स्ट्रेटेजी मैं अपनी डिटेल शेयर कर चुकी हूँ, बस आप आंसर राइटिंग काफ़ी बार करें। और मैं इस पर इतना एम्फेसिस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी रैंक आने में आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सारे क्वेश्चंस पूरे करके आई थी, और आपको भी सारे क्वेश्चंस पूरे ही करने हैं। जितने क्वेश्चंस हैं और जितना स्पेस है अच्छे से आपको मैनेज करना है। वो तभी होगा जब आप घर पे लिख सकते हो। और इंटरव्यू के लिए मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जैसे आप हैं वैसे आप जाइए, झूठ मत बोलिए, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है वैसे ही दिखाइए। तो ये थी मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी।
तो मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक टीम को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसके माध्यम से मैंने जो अपनाया, जो मैंने पढ़ा, वो मैं और आने वाले लोगों के साथ शेयर करने का मुझे मौका दिया। थैंक यू DKT टीम।